All of you, a very warm welcome and my best wishes. So let's start. Okay. पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ क्लास 11th का. क्लास 11th का बायोलॉजी का. जनरली इसको डिवाइड कर दिया जाता है बॉटनी और जूलॉजी में. मैं पर्सनली फील नहीं करती हूँ कि हमें से बहुत ज्यादा हम इसको डिवीजन में पढ़े. ठीक है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी. पर आपकी बुक्स में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है. मेजरली चीजों को इंटरमिंगल कर रखा है एक्सेप्ट फॉर फ्यू यूनिट्स. फाइन. द मेजर यूनिट्स आर, सबसे पहली जो यूनिट है उसमें वो आपको रूबरू कराते हैं कि अर्थ पे कितनी सारी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है. चाहे वो एक चींटी हो, कॉकरोच हो, एक एल्गी हो, फंगस हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, नो मंकीज हो, लायंस हो, एनीथिंग. हम ह्यूमंस हैं. सो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज रिगार्डिंग द लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, द डिफरेंट लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनीथिंग. इन सबके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इन दी फर्स्ट यूनिट. अगर आप लोगों के पास आपकी 11th की एनसीईआरटी है तो आप लोग अलोंग विद खोलकर देख सकते हैं. देखो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, हमको सीबीएसई भी करना है, हमको नीट भी करना है, ये पता होता है, पर कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता. दिस आई विल हेल्प यू आउट. CBSE NCERT is equally important as NEET is important. That will form your base book. और उस बुक पे हम रेलेवेंट चीजें बिल्ड अप करेंगे ताकि हम अपना लेवल भी बिल्ड अप कर सकें. हम सीबीएसई से शुरू करके हम एम्स तक जाएंगे. राइट. सीबीएसई से शुरू करके विल गो टुवर्ड्स द एम्स और हम सबका टारगेट शुड बी एम्स. I want none of you to target below that. Everyone should target what? Aims. So everyone, जहां पर भी बैठे हो, जिसके भी साथ हो, sitting over there, just say loudly, yes, I will clear the NEET exam. Come on, जहां पर भी बैठे हो तुम लोग, I don't mind. No, just motivate yourself. Say loudly, yes, I'll be clearing the NEET exam. I will take an admission, and if God wishes, I'll go to the AIMS. Right? AIMS से नीचे हमने टारगेट नहीं करना है. So the first chapter is the first unit. We are talking about the units. Living beings, जिसमें आपको वो बता देंगे, जिसमें वो आपको बता देंगे कि क्या क्या लाइफ फॉर्म्स हैं. ओके, दोज ऑफ यू अगर कोई जेई एडवांस करना चाहता है वो भी कर सकता है, बट यहाँ पे मैं बात करूंगी बायोलॉजी की. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट नीट एंड एम्स. राइट. पहली में आपको उन्होंने बता दिया कि ये डाइवर्स फॉर्म है, बैक्टीरिया सब कुछ है, इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे. दूसरा जो चैप्टर है, दूसरी यूनिट की बात में करती हूँ. तीसरी जो यूनिट है, तीसरी यूनिट दैट इज रिगार्डिंग दी सेल. अब तक आप लोग ये तो जान चुके होंगे कि हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं, लॉट्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. हर चीज, मेरी स्किन का सेल है ये. राइट. फिर अंदर जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सेल का, एवरीथिंग, हर चीज हमारी बॉडी में सेल्स की बनी है. तो थर्ड यूनिट में आप डिटेल में पढ़ते हो सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है. आगे ये सेल किस चीज का बना है इसके अंदर हम पढ़ेंगे. फिर बायोमोलिक्यूल्स, और ये सेल डिवाइड कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे. सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट दे हैव सेपरेटली केप्ट फॉर दी majorly for the plants. Animals also. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि टिश्यू स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट्स बाहर से कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब पेड़ देखते हो पेड़ देखे हैं, सबने देखे हैं, सबके घर लगे होते हैं. किसी पेड़ का पत्ता ऐसा होता है, किसी पेड़ का पत्ता ऐसा होता है, किसी पेड़ का पत्ता ऐसा होता है.
एक्सटर्नली, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर से, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली, लुक एट मी, यू विल डिस्क्राइब कि मैम के बाल काले हैं, मैम की आंखें ऐसी हैं, ये है, सो दिस इज एक्सटर्नल। जब मैं मॉर्फो की बात करूंगी तब मैं बोलूंगी बाहर से देखने में कैसा रह रहा है। डन। जब मैं बात करूंगी अनाटमी की, तब मैं कहूंगी कि मैंने किसी ऑर्गन से पतला सा स्लाइस लिया, जैसे ये लीफ बनाया, इसको बीच से ऐसे काट दिया, तो इसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, उसको स्लाइड पर डालकर माइक्रोस्कोप में देखा, कैसा दिखाई देगा? दैट विल बी दी anatomy. Morphology means external structure. Anatomy means internal structure. Done? The fourth unit stands for anatomy. Anatomy का मतलब होता है internal structure. Yes, Garima. Fourth unit is plant physiology. Physiology. यहाँ पर तो तुम मॉर्फोलॉजी की बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से काट पीट करके देखूं तो कैसा दिखता है, then this will be physiology. फिजियोलॉजी का मतलब कि प्लांट पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है, खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, दैट इज फिजियोलॉजी। उसके अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, हम ये पढ़ेंगे, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे धरती से पानी खींचने का हो, धरती से मिनरल्स खींचने का हो, चाहे पत्ते से इवेपोरेशन हो रही है, राइट, ट्रांसपिरेशन हो रही है, उसका प्रोसेस, ये सब कैसे हो रहा है, purely dedicated to plants. This unit is purely dedicated to plants. यहाँ पे हम morphology, anatomy जो पढ़ते हैं वो plants and animals की भी पढ़ते हैं। टिश्यूज, अभी आपको टिश्यू के बारे में मालूम नहीं है तो मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, जस्ट गिविंग एन आइडिया। +1 में अब आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है जी। फिफ्थ इज द human physiology, and this is the most important unit from NEET point of view. सबने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ जी बताएं, एवरीवन, ऑल द डॉक्टर्स हियर, द नियर फ्यूचर कमिंग डॉक्टर्स, सबने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस में आपने जो जो चैप्टर्स पढ़े थे, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, नर्वस हो, या फिर आपका एंडोक्राइन हो, सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा। दिस इज द लेंथीएस्ट यूनिट इन क्लास 11 and the, if I say, this is the hashtag unit, the most important unit from NEET point of view. सारे इंपॉर्टेंट हैं बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, एंड ये एक ऐसी यूनिट है जिससे वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बीमारियों पे पूछे जाते हैं, डिजीजेस पे पूछे जाते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि एक लेवल की आपको इंफॉर्मेशन अभी 11th और 12th में ही पता हो। यू नो, द वेरी फर्स्ट डे यू एंटर योर मेडिकल कॉलेज, द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही आप कदम रखोगे, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो, चाहे वो आपका मेस वाला हो, चाहे वो लेडी जो आपका कमरा साफ करने आ रही है या आपकी कपड़ों को आयरन करती है, कैंटीन वाला, आपके कलीग्स, जस्ट आपके सीनियर, सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, एवरीवन is gonna call you a doctor. Okay, so they'll be calling Dr. Garima, Dr. Aditya, Dr. Abhav, Ashu, Dr. Ashu. So you'll be a doctor from the very first day, and you'll start getting calls from your relative. I'm having this, I'm having that. So सोच लो कि
कितना ओनस आएगा तुम लोगों पे, तो वहां पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए इन 2 सालों में आप लोगों ने सीखना है कि पढ़ाई करते कैसे हैं। एक पैराग्राफ का बन गया 10 पेज, फिर बनेंगे 200 पेज। तुम कहोगे मैडम 200 पेज ही हैं पूरी किताब में, कैसे पढ़ते हैं तब? सब पढ़ते हैं। नो, सो देयर इज अ वे टू रीड, यू हैव टू लर्न दैट वे, that will help you throughout your life, and I'm pretty sure you'll be learning everything that I'll be teaching in the class. I guarantee you जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस कर लो, अगर आप इतना कर लेते हो आई गारंटी यू फॉर योर सिलेक्शन। बट फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैम हमने जितना आपने सपोजिटली 500 पेज पढ़ाए हैं तो उसमें से हमें 300 पेज आते हैं, देन आई वोंट। I say whatever I teach you on this blackboard, on this panel or whatever you call it, जो मैं पढ़ा रही हूँ इतना तुमको आना चाहिए। This is the bare minimum। अगर तुमको इतना आता है and whatever questions I give you, if you do that, I guarantee you will be selected in it. No, कोई रिटर्न में नहीं देता है, दे दूंगी, you will be, but तुम्हें मेरे साथ कंप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं जो आप पढ़ा रहे हो इतना मुझे सब आता है। इसको मैं 1.5 घंटा बैठूंगी, क्लास में बैठूंगा, पढ़ूंगा, आप होमवर्क दोगे, मैं होमवर्क करूंगा, घर पे रिवाइज करूंगा, जो क्वेश्चन दोगे वो मैं करूंगी, देन यू विल बी क्लियरिंग इट, नो डाउट, राइट? So this is one hashtag unit. I would say this is one hashtag unit, the cell. These are the 2 most important units from your 11th. Obviously, plants are important. Questions आएंगे. This unit is important. The first one is important. Every unit is important. छोड़ना कुछ नहीं है, but depend करता है कितना डेप्थ में जाना है और कितना वॉल्यूम कवर करना है। इन 2 यूनिट्स के रिगार्डिंग हमको जो वॉल्यूम कवर करना है थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर 3 यूनिट्स। सो आई हैव डेजिग्नेटेड दिस प्लेटफॉर्म these Saturdays, no, हम लोग we will do this unit in details, plant physiology। आज नहीं शुरू करेंगे, बट आज जिस चैप्टर पे हम शुरू करेंगे दैट विल बी व्हाट। कौन कौन से 2 ऑर्गन्स आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, बताना चाहेंगे? कौन से 2 ऑर्गन्स आर यू एबल टू आइडेंटिफाई इन दिस फोटोग्राफ? 2, डोंट राइट 1। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास में अटेंशन एंड फोकस। व्हाट डिड आई से? 2 ऑर्गन्स। ब्रेन इंटरप्रेट करने दो, फिर उसको लिखने दो, दिस एंड दिस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई लोग हरिडली एक ऑर्गन लिखकर भेज देंगे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। दिस इज हाउ द एग्जाम्स टेस्ट यू। You have to focus on each and every word. Very good, Aditya, Prachi, very good. So, very good, Sakshi. We have these as what we call as lungs, both of them. And pyara sa center mein, what you people can see is the heart. Right? So the 2 organs you see in this photograph are the lungs and the heart. Heart आप पढ़ते हैं the unit what is called as the cardiovascular system, and lungs the respiratory system. आपकी NCERT में unit number 5, the chapter is by the name of breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. Okay, this is the name of the chapter, that is the breathing and exchange of gases. 2 शब्द होते हैं, one is called as breathing, another is called as respiration. हमें लगता है इसका मतलब सेम है, पर ऐसा नहीं होता। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है?
इट इज सिंपली, और कहते हैं ना वो रिलैक्सेशन करो, बाबा जी कराते हैं, रामदेव जी की, हाँ है ना, कराते हैं ना, जोर जोर से सांस लो या डीप ब्रीदिंग करो. व्हाट डज दैट मीन? ब्रीदिंग सिंपली मीन्स टेकिंग एयर इन and throwing it out. These are the two processes which constitute breathing. नाक से हवा अंदर जाना और फिर हवा बाहर छोड़ना, that is in and out. जब हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं, taking the air in, the process is called as inspiration. इंस्पिरेशन मतलब एटमॉस्फेयर से हवा को अंदर लेकर जाना. आई एम नॉट सेइंग ऑक्सीजन अंदर लेकर जाना. जो कुछ हवा में है, ऑक्सीजन इज ओनली अ कंपोनेंट. लगभग 20% इज ऑक्सीजन, बाकी सब कुछ है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब जितना है हम उसको अंदर लेकर जाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. थ्रोइंग इट आउट, nostrils के थ्रू हवा बाहर निकालना, that is expiration. So what is breathing? Breathing stands for, if I write the formula for breathing, that will be inspiration plus expiration. ठीक है? तो पहली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, we will talk about the mechanism of breathing. कैसे हवा अंदर जाती है, कैसे हवा बाहर निकलती है. देयर शुड बी सम प्रोसेस ना, हवा अंदर सक हो जाती है, फिर प्रेशर से बाहर आती है. देयर शुड बी सम प्रोसेस दैट वी हैव टू रीड अंडर ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब होता है हमें ऑक्सीजन, जो इंस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है थोड़ी सी 20%, क्यों चाहिए वो? Why do we need oxygen? You will say, ma'am, to survive, obviously. But ऐसा क्या करती है ये ऑक्सीजन कि हमें जिंदा रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या नहीं करती है? ऑक्सीजन is responsible for what is called as respiration in our body. जब हम खाना खाते हैं, no? What happens is, मुंह से हम खाना खाते हैं, we eat food, this food goes to the stomach, जहां पे डाइजेशन होता है. वैसे तो सब जगह होता है, we'll talk about कहाँ कहाँ होता है. फिर इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन डाइजेस्ट होकर ये जो खाना, इसमें जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड इंटेस्टाइन्स में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है. और मेजरली जो चीज हमें चाहिए सबसे ज्यादा, ग्लूकोज. जितना आपका स्टार्च है, चाहे आप पोटैटो खा रहे हो, आप राइस खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है. यही जब कहते हैं ना चक्कर आ रहे हैं, एनर्जी नहीं फील होती, तो ग्लूकोन डी पी लो कहते हैं, क्योंकि दैट इज द सिंप्लीफाइड ग्लूकोज. खाओगे, डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है स्टमक में, विल बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन. अब क्या होता है इसका? दिस ग्लूकोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. चाहे तुम ब्रेन की बात कर लो, चाहे तुम लिवर की बात करो. इस वक्त मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथ ऐसे ऊपर जाकर आई एम राइटिंग, ये तो मैं भी काम कर रही हूँ. व्हेनेवर सो भी रही हूँ तब भी ब्रेन चलता रहता है, तब भी उसको चाहिए ग्लूकोज. एवरी टाइम दिस ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड. सो सेल में क्या होता है, इन द सेल ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है. ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होता है. फाइनली ग्लूकोज क्या है? कार्बन कंपाउंड है, कार्बन एटम है 6, इसका ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, राइट. एंड एनर्जी रिलीज होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज.
जिसके कारण मैं हाथ उठा पा रही हूँ, आई एम एबल टू राइट, माई ब्रेन इज फंक्शनिंग, नो आई कैन डू व्हाटएवर, सब चीज के लिए मुझको एनर्जी चाहिए. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration stands for utilization of this glucose in our body to release energy, which is in the form of what we call as ATP. बाहर जाते हो मार्केट, फोन खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, कुछ भी करना है, यू रिक्वायर मनी. व्हाट यू रिक्वायर इज मनी. सेल में भी यही होता है, कुछ भी करना है मुझे, कोई भी काम करना है, आई रिक्वायर मनी. सो आई वुड से दिस एटीपी नाम का एक केमिकल होता है विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. व्हाट इज रेस्पिरेशन? जो ग्लूकोज तुमने खाया उसको तुम ब्रेक डाउन करोगे सिंपलर कंपाउंड्स में एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. और ये ब्रेकडाउन, फिर से सुनो मेरी बात, ये ब्रेकडाउन हमारे अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको ऑक्सीजन इसलिए चाहिए. पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करने के लिए नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज, यीस्ट जो आपके फंजाई होते हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं. हमको ऑक्सीजन चाहिए. ऑल ऑफ आवर बॉडी, होल ऑफ आवर बॉडी, सारे ऑर्गन्स, सबको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन एक्सेप्ट फॉर one thing, except for one, that is our muscles. हमारी जो मसल्स हैं, they can perform an aerobic respiration. जब रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए होती है परफॉर्म होने के लिए, उसको बोला जाता है एरोबिक. मतलब ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. जब नहीं चाहिए होती ऑक्सीजन, उसे बोला जाता है एनएरोबिक. राइट? तो अगर मैं इस प्रोसेस को कंपाइल करूं, इफ आई कंपाइल, ब्रीदिंग से क्या होगा, मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी में मेरी ऑक्सीजन जाएगी. ब्रेन को चाहिए, लिवर को चाहिए, किडनीज को चाहिए, हार्ट को चाहिए, एवरीवन नीड्स ऑक्सीजन. नो, नॉर्मली मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है. वो तो तुम जब बहुत तेज भागते हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा काम, इतना एटीपी चाहिए होता है तेज भागने के लिए, तो सारे नहीं मिल पाते हैं, तब वो बेचारी कहती है मैं भी एनारोबिक कर लेती हूँ. ठीक है जी. तो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आई, जो तुमने ग्लूकोज खाया वो ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यहां से निकली पैसे, कॉइन्स, which is ATPs, जो कि बॉडी किसी भी काम में लगा लेगी. राइट? अब देखो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. वाटर का कोई इशू है? व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी इज वाटर? कितना परसेंट वाटर है हमारे अंदर? चलो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं, बट यू शुड बी नोइंग हमारे अंदर बहुत पानी है. जो हमारा ब्लड ही घूम रहा है उसमें 5.5 लीटर पानी है. डॉक्टर्स कहते हैं डेली 2 लीटर पानी पियो, कहते हैं ना, क्योंकि उतने लॉसेस भी होते हैं. फर्स्ट यूरिन, या तुम्हारी स्किन से स्वेटिंग होती है, लॉट्स ऑफ लॉसेस. इवन जो हवा बाहर आ रही है ना, उसमें भी वाटर बाहर निकलता है. इट्स नॉट ड्राई एयर, इट्स ह्यूमिडिफाइड एयर. यस, गुड आशु जोआना, गुड. सो वाटर का इशू नहीं है. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है, इट हैज टू बी थ्रोन आउट. दैट इज अगेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. व्हाई? एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन. मेरे साथ हर बच्चा अगले आने वाले 2 साल में मुश्किल से मुश्किल डायग्राम खुद ड्रॉ करेगा. आई डोंट बिलीव स्लाइड्स हैं,
यू आर जस्ट मार्किंग देम, देखो जी ये होती है ब्रीदिंग, ये डेफिनेशन है ब्रीदिंग की। फिर जब तुम एंड में भी कर रहे होगे ना, फिर भूल जाएगा, अरे उसकी क्या डेफिनेशन थी। क्यों भूलेगा भाई? क्योंकि कंसेप्ट नहीं है। समझ लोगे, बायोलॉजी इज व्हाट यू लर्न इन द क्लास। घर पे जाके 1.5 घंटा नहीं डालना बायोलॉजी पे। बायोलॉजी तुमको सारी यहीं से याद करवा कर भेजूंगी, यू विल लर्न इट इन द क्लास। घर पे जाके क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस। यहाँ पे भी हम प्रीवियस नीट एंड एम्स के क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। घर पे जाके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम अपने आप खुद करोगे, बट जो पढ़ाया है सारा का सारा यहीं से याद कर जाओगे, ताकि जो टाइम बचेगा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवोट कर लेंगे। है तो वही 24 घंटे, राइट? So biology is something you will be learning in the class itself. So breathing and respiration में हमने सबसे important आज differences पढ़े। Breathing क्या होता है, respiration क्या होता है। This is the theoretical diagram. Let's begin up with the breathing. Before knowing the mechanism of inspiration and expiration, हमको थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नो अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक सा पता होना चाहिए। वी शुड नो कि पैसेज, वो रास्ता क्या है। ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता। जैसे साइकिलिंग के लिए अलग पैसेज बनाया जाता है ना, हम कहते हैं दीज आर द ट्रैक्स। तो रास्ता, कैसे हवा अंदर आती है, किस रास्ते से आती है, किस रास्ते से बाहर जाती है, व्हाट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेट्स ड्रॉ इट आवरसेल्फ। दिस इज द नोज, द माउथ, ओके, दिस इज द चिन। ये तो रहा आपका व्हाट इज योर माउथ वाला रास्ता, दैट इज ईसोफेगस। कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे लंग्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ दी लंग्स आल्सो, 2 lungs. First comes the what we know as, देखकर भी बता सकते हैं, the nose. This is the nasal cavity. और ये होल्स जो बाहर दिखाई देते हैं हमको, ठीक है, जिसपे हम नोज क्लीन करते हैं, छींक आती है, हवा अंदर लेकर जाते हैं, these are called as the nares. एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इंटरनल नेयर्स भी होते हैं, बट दीज आर एक्सटर्नल नेयर्स। नॉस्ट्रिल्स को हम नॉस्ट्रिल बोल दो, दीज आर दी एक्सटर्नल नेयर। कॉमन शब्द में हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। फिर आती है नेजल कैविटी, देन कम्स दी नेजल कैविटी। इसके पीछे I'll show you. जब तुम everyone touch your neck in front, सब लोग टच करेंगे। Are you able to feel a pipe? जो आप ऐसे से मूव कर सकते हो। Are you able to feel that? This pipe in front of your neck? All of you? हाँ जी रिप्लाई करें। I'm not getting the replies. You just have to say yes or no. Come on. Yes. Others also. Karan, Mahima, Preeti, Saksham, Sakshi, Sneha, Swati, Tanisha, Vanshika, Yadavi, Dipanshi, Abhav, Aditi. Come on, everyone participate. Everyone participate. Navneet, okay. Can you feel this pipe? ये मैंने आगे लेकर आई हूँ इस पाइप को, ईसोफेगस को पीछे कर दिया। डायग्रामेटिकली आई शो यू, बट आगे की तरफ इज दी रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके जस्ट पीछे ईसोफेगस जाता है। सो ये जो पाइप आपकी ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, जो आपको महसूस भी हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज दी ट्रैकिया। ये सबको मालूम है। और ताकि अब देखो तुम हवा ले रहे हो, बाहर इन हो रही है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। कभी भी ये पाइप ऐसे कोलैप्स नहीं हो जानी चाहिए। हवा को हर वक्त अंदर आने और बाहर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। सो दिस पाइप
should not collapse. और ये कैसे पॉसिबल है? This pipe is supported by cartilages. हमारी बॉडी में दो चीजें होती हैं, वन इज दी बोन, वन इज दी कार्टिलेज. बोन एवरीवन नोज, जिसका फ्रैक्चर होता है. नो, ये मेरी लिम्ब है, इसको मैं यहाँ से बीच से तो नहीं मोड़ सकती हूँ. आई कैन ओनली फोल्ड इट ऑन द जॉइंट्स. दिस इज दी बोन, बट माय ईयर आई कैन फोल्ड इट. एवरीवन ट्राई दिस. आप अपने ईयर्स को ऐसे फोल्ड कर कर देख सकते हो. क्यों? क्योंकि yes, I have disabled the audio. I have muted you all. आप टाइप कर सकते हो because that would create disturbance in the class. I will unmute it in the end of the class. ठीक है? तो cartilage is the one. वो इसको support भी करती है. दूसरा flexibility भी देती है. दोनों चीजें. ठीक है जी? This is trachea. सबको मालूम है. Cartilage draw कर दें इसके around. So these are the cartilages that I am drawing around the trachea. Rings की तरह होते हैं ऐसे. ठीक है? Rings की तरह these are the cartilages जो कि trachea को support करते हैं और flexibility provide करते हैं. So air enter through what we call as nostrils. यहाँ से हवा अंदर आई, nasal cavity में गई. Nasal cavity के बाद रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं फैरिंक्स. तुम लोगों ने कभी ऐसा महसूस ऑब्वियसली किया होगा, यू आर नाउ 15-16 इयर्स ओल्ड. कभी कभी होता है जब पानी पी रहे होते हैं और हम बोलते हैं तो जो खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं वो नाक में रिगर्जिटेट कर जाता है. ऐसा होता है. दिस हैपेंस. कि जो तुम खा रहे हो, बोल रहे हो, कई बार नाक में चला जाता है, या फिर डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है नाक में डालने के लिए, वो तुम्हें महसूस होती है कड़वाहट उसकी गले में आ गई है. होता है ऐसा महसूस, है ना? कभी कई लोग ऑयलिंग करते हैं नेजल कैविटी की, वो ऑयल भी गले में आ जाता है. और फिर तुमने योगा में देखा होगा लोग नाक से पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फैरिंक्स. ये एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देयर इज द टंग, राइट? आगे वाली कैविटी को हम ओरोफैरिंक्स कहते हैं, जो ओरल कैविटी के पीछे होती है. बट जो नेजल कैविटी के जस्ट पीछे होती है उसको हम बोलते हैं नेजोफैरिंक्स. वो एरिया जो जस्ट नेजल कैविटी के पीछे होता है, दैट इज नोन एज नेजोफैरिंक्स. वो एरिया जो ओरल कैविटी जहां पर टंग पड़ी है जस्ट उसके पीछे है, दैट इज कॉल्ड एज द ओरोफैरिंक्स. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फैरिंक्स. तुम बोलते हो डॉक्टर के पास जाकर गला खराब हो गया, गला खराब हो गया मेरा, यहाँ पे खिचखिच महसूस हो रही है. तो अगर किसी को ऐसा हुआ है, डॉक्टर को दिखाया है, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पर देखोगे pharyngitis. The infection or the inflammation of pharynx is the pharyngitis. ये nasopharynx का भी हो सकता है, oropharynx का भी हो सकता है, right? So what is pharynx? It is that area which is behind the nasal cavity or the oral cavity, right? This is the pharynx. नेर से हम nasal cavity में आए, फिर हम nasopharynx में आए, उसके बाद there is an area which is called as larynx. Everyone just below your neck, यहाँ पर, in particular boys, there is a protuberance over here. एक तीखा तीखा सा एरिया you can see. गर्ल्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, बॉयज में what we call as Adam's apple. Do you know about Adam's apple or larynx? हाँ जी, you can ask them once if you want. Aditya, I will ask it, but at the end of the class, so that the flow of the class is not disturbed.
तो द वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल, जस्ट यहाँ पे there is an area what is called as larynx. This is just to give you an idea कि respiratory tract में कहाँ कहाँ क्या क्या आता है. हर एक का डिटेल्स करना है हमको, नेजल कैविटी का, फेरेंक्स का, लैरिंक्स का, फिर ट्रैकिया का, और अल्टीमेटली अंदर लंग्स का. I'll show you certain pictures. Okay, so this is right. देखिए जी, this thing जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, this is a hard palate. जो तुम तलवा बोलते हो ना, hard palate. Everyone, touch your tongue above. Can you feel something hard? कि रूगे से पड़े हैं उस पे, harsh से. This is the hard palate which separate the nasal cavity. Which separates the nasal cavity. This area is the nasal cavity, which separates this nasal cavity from the oral cavity. This is nasal cavity. नीचे की तरफ is the oral cavity, जहां पे टंग होती है, माउथ होता है. इसको सेपरेट करने के लिए ब्लू कलर का रीजन is the hard palate. Let's focus on the respiratory वाला part. This is the nose, हवा अंदर गई, nasal cavity में गई. फिर this is the nasopharynx. Nasopharynx. अब हवा यहाँ पर, ये वाला जो रीजन होता है, this is common between the digestive system and the respiratory system. कई बार खाना खाते हुए सडनली कफ आता है, कभी कभी सडनली खाना खाते हुए there is a coughing because जो खाना खाते हैं instead of going into esophagus वो कई बार respiratory system में चला जाता है. This is what the respiratory system is. So larynx को कवर करने, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में सब जगह मैकेनिज्म है. nerve, nasal cavity, nasopharynx, then the larynx, then the trachea. यहां तक तुम सबको मालूम है. You have done it. Let's hear your voice in form of question. Aditi, what do you want? You want to ask the questions? You can ask later, I guess. Okay? ठीक है जी. ट्रैकिया मैं अभी इनका डिटेल्स नहीं करा रही हूँ. डिटेल्स ऑफ एवरी स्ट्रक्चर इज टू बी डेल्ट. आज मेरा मिलने का पर्पस रहेगा तुम लोगों को बेसिकली कोविड के बारे में बताने का. रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया है, कोविड के बारे में बताने का कि हाउ दिस कोविड इज अफेक्टिंग आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट? ठीक है. तो मैं अभी का लेक्चर बाकी का उसी पे फोकस करूंगी. 2 साल तो ये बहुत लंबे हैं, ऑब्वियसली तुम लोग पढ़ोगे, तो दीज आर 2 लेंथी इयर्स. जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यू करेंगे तब हम इन सब का डिटेल्स पढ़ेंगे. लंग्स में आकर ये जो ट्रैकिया है, ये जो ब्रोंकाई है, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं हम. दीज आर ब्रोंकाई, जो डिवीजन हो जाती है ट्रैकिया की, भूल जाओ. लंग्स में आकर ये बहुत ज्यादा ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा. देयर इज लॉट्स ऑफ ब्रांचिंग है. और लास्ट वाली ब्रांच में बलून्स से जुड़े होते हैं, ऐसे करके बलून से जुड़े होते हैं लास्ट वाली ब्रांच में. एवरीवन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. You being medical students, so you should have an idea what COVID is causing to us, right? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया से ब्रोंकाई आ गए, ठीक है. एंड में जाकर दे आर एंडिंग इनटू सम बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको टेक्निकली हम एल्वियोलाई बोलते हैं. एल्वियोलाई टेक्निकली हम बोलते हैं इनको एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में क्या होता है, खूब सारी ब्लड वेसल्स इनके अराउंड पड़ी होती है, खूब सारी ब्लड वेसल्स. लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर. जब बाहर से हम इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल द एयर, तो जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा अंदर आ जाता है, और खूब सारा ऑक्सीजन
यहाँ एल्वियोलाई में इकट्ठा हो जाता है, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एल्वियोलाई, राइट। जो ब्लड आ रहा है उसमें इतना ऑक्सीजन नहीं होता, देयर इज नॉट सो मच ऑक्सीजन इन द ब्लड व्हिच इज कमिंग, तो ऑक्सीजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव्स इनटू द एल्वियोलाई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा होता है वो वापस एल्वियोलाई में चला जाता है, और एल्वियोलाई से होता हुआ हम उसको बाहर थ्रो कर देते हैं, राइट। अब कोविड में क्या होता है, जो वायरस है कोविड का, वो आकर ये जो हमारी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन इसको खराब कर देती है। जब कोविड का वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, हम उसको, किसी ने स्नीज किया, हमने इनहेल किया, वो वायरस बॉडी में एंटर किया, तो जैसे ही वो एल्वियोलाई में पहुंचता है, रादर उससे ऊपर से भी, बट यहाँ पर तो सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, जैसे वो एल्वियोलाई में पहुंच रहा है, एल्वियोलाई की वॉल को वो वायरस खराब कर रहे हैं। जिस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, ये वायरस उस एल्वियोलाई को पानी से भर देता है, लॉट्स ऑफ वाटर, इसमें सब गंदे गंदे सेल, एल्वियोलाई ऑक्सीजन की जगह पानी से भर देते हैं। पानी से भर दिया तो क्या ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी? क्या उतने प्रेशर पे जितनी भी 21% यहाँ पड़ी है, क्या वो ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी? नहीं आएगी। ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो वो ब्लड में नहीं जाएगी, ब्लड में नहीं जाएगी तो सेल्स को नहीं पहुंचेगी, सेल्स तक नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एटीपी नहीं आएगा, एंड द पर्सन dies. This is what is happening with the COVID. It is destroying this small balloon-like structure which was called as alveoli. हवा की जगह वो इसमें पानी भर देता है ताकि गैस का एक्सचेंज ना हो सके, ना ऑक्सीजन अंदर आए, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए. This is what is happening with the COVID. तभी नॉर्मली जो एक्सरे होता है, लंग एक्सरे, it is this way. इट इज ब्लैक. क्यों? क्योंकि रेज पास कर जाती है, हवा से रेज को पास करने में कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे सेंटर में बोन प्रेजेंट होती है, जैसे बोन इन द सेंटर, उसको क्रॉस नहीं कर पाती रेज, बहुत कम, तो वो व्हाइट दिखाई देती है. बट लंग्स आर फिल्ड विद एयर, इजीली एक्स-रेज क्रॉस कर जाती हैं एंड इट अपीयर्स ब्लैक. इन कोविड एयर की जगह देयर इज liquid which doesn't allow x-rays to cross properly, so जो lungs आती हैं वो भी white कलर की आती हैं. कॉमनली कहा जा रहा है कि फेफड़े सफेद हो गए हैं, उसका क्या मतलब है? हवा नहीं रही, पानी भर गया जो कि एक्सरेज को ब्लॉक कर रहा है, एंड इट इज लुकिंग व्हाइट इन कलर. इस साल अगले साल द एग्जाम विल बी फिल्ड विद कोविड. यूजी में भी क्वेश्चन आएंगे, पीजी एग्जाम तो टोटली विल बी फिल्ड विद कोविड, नीट पीजी. यूजी में भी क्वेश्चंस आएंगे, so you have to correlate whatever you are reading. This was just an introductory lecture. I wanted you to introduce the syllabus of our class 11, okay, and give you a bit of introduction regarding the class 11 syllabus and the respiratory system, right? Those of you, please share with me your phone numbers. Please send me your phone numbers in the chat so that next classes जो भी होंगी will be starting with the respiratory system proper, starting from the external nares and nasal cavity. Next class में every Saturday we'll be doing this exercise. We'll be reading one system of human physiology one by one lecture every Saturday. Please share with me your phone numbers so that I can inform you regarding the next classes and further details. Okay, Karan, Aditi, Saksham, everyone. Okay, Garima.
Okay, Joanna. Everyone, please share with me your phone numbers. We will have a group. We will start with the systems in detail, one by one. Is that fine? We have class announced. Aditya, I'll let you know whatever the scene is. आप मुझे numbers अपने दे दीजिए. Okay, Preeti. Just share with me your numbers. I'll let you know whatever the program is, whatever the way we are taking the classes. I'll get back to you. Okay. Hanji Aditi, please. May I know the one who's entering with Vivo 1727? आप please अपना नाम भी बता दीजिए along with. That will be of help to me. Okay, Khushi. Gorisha, right? Others? Okay, Aditya. Hanji, everyone, please share your numbers. I will create a group. Someone has entered by 1 plus nod. May I know who's that? Okay, चलिए आप मुझे बता दीजिएगा. Just share your numbers. It was nice interacting with you all. Any doubts? You can contact. ठीक है? Okay, Krishnansh. Any doubts? You can contact. You have the number. I'll share the PDF of these slides with you people. Or next time, ताकि हम exactly will start with the respiratory system. Every Saturday we'll be doing one, obviously not a complete system, 1 hour a week. We'll be devoting to the human physiology. We'll be starting with the respiratory system. Correct? Okay, so you people, anyone want to say anything? One by one. Anyone want to say anything? कोई कुछ कहना चाह रहा था? Varisha will have a talk regarding the class. I'll let you know when the class will be. I'll get back to you. Okay, the details of the class will get back to you regarding the details. Okay. Anyone want to say anything? Tanisha, Sneha, Sakshi, कोई कुछ कहना चाहता है? Okay. So, look, cracking NEET, obviously, every one of you is aiming for it. But, you know, there are certain techniques, or I would say certain ways of studies, which have proven helpful to thousands of students, many students, lakhs of students. So rather than inventing our inefficient technique, कितना अच्छा रहे अगर हम उस अच्छी टेक्निक को फॉलो करके जो ऑलरेडी डिसाइडेड चीजें हैं कि हाँ वी नो द टेक्निक, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ये ट्राई करके देख लो. इन 2 years we don't have time to experiment, no time, because you have 3 full subjects to read and I tell you they are pretty vast, they are not that small कि लगे कि नहीं 2 किताबें हैं बायो की तो क्या करना है. एक एक करके करते रहोगे, एक एक किताब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कहोगे कि एक चैप्टर कर लिया, हाँ जी मुझे टेस्ट दे दिया मुझे आता है, दूसरा कर लिया मुझे आता है. बट द रियल चैलेंज कम्स जब तुम पूरी +1 कर लो. अब बताओ 2 साल कर लो पूरे. नाउ यू टेल मी कि अब तुमको बायोलॉजी से कितना याद है. बायोलॉजी में मुश्किल चीजों को कंपाइल करना, राइट, चीजों को याद रखना. जब तक डेफिनेशन रटोगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी. Go by the concepts one by one slowly. You have just entered 11th. Don't burden yourself. You have the brains. You will be able to do it. Believe in you. Believe in your teacher. Believe in the study methods. You will be able to crack the exam. But एक promise मुझे चाहिए, जैसे मैं करा रही हूँ इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा, बट इतना तुमको करना ही पड़ेगा. करेक्ट? So on this note, I'll be ending the class. It was lovely interacting with all of you. Anyone wants to say anything? कोई कुछ कहना चाहता है? You are free to say. Anyone?
चलिए, so shall I end the class? Aditi, why don't you ask by yourself? Bache, I don't need to ask how was the class. I'm teaching since past so many years. I don't ask. I don't need to ask you. तुम लोग तो बहुत छोटे हो. NEET UG कर रहे हो. I've even taught the students who have done NEET PG. ठीक है? People are very small. This is nothing for me. मैं इसे बहुत high level का कर चुकी हूँ. So this is like a, you know, this thing for me. I know I'm the best. I don't need to ask you. Okay? So I'll be meeting you all, right? Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे बोलो. Ma'am, you will teach 11th syllabus. बच्चे आप कौन बोल रहे हैं? Ma'am, Gaurisha. Okay, Gaurisha.